जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र रखेल। इस बार उत्तराखंड के शिल्पकारों के इतिहास पर बात करूंगा। बात करते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी ज्ञानंद भारती से। बात 1930 के दशक की है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन में शिल्पकारों का भी बड़ा योगदान रहा है। 28 अगस्त 1930 को ज्ञानंद भारती ने राजकीय विद्यालय जयरी खाल की इमारत पर तिरंगा झंडा फहराकर ब्रिटिश शासन के विरोध में भाषण देकर छात्रों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। उसी कालखंड में गवर्नर मैलकम हेली को में काला झंडा भी दिखाया था और इन सब के लिए उन्हें लंबे समय तक जेल भी जाना पड़ा था। इस तरह के बहुत से स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जो शिल्पकार समाज ने उत्तराखंड में दिए थे। उत्तराखंड में भवन निर्माण कला हो या मंदिरों का निर्माण या वहां की गूल या कूल जिन नहर छोटी उनको बनाने का काम हो या देव गायन जागर से लेकर अन्य देव स्तुतियां गाने की बातें तथा लोक संगीत समेत लोक गीत संगीत की विधाओं को जीवंत रखने का पूरा श्रेय शिल्पकार समाज को ही है। जी हाँ, इसी शिल्पकार समाज पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है या जो चैनल पर नए हैं। मेरे सत्यमेव जयते चैनल को भी देखिएगा जो कि समसामयिक मुद्दों पर केंद्रित है। तो बात करते हैं उत्तराखंड के शिल्पकार समाज की। उत्तराखंड में शिल्पकार एक कारीगर समाज है। शिल्पकार एक जाति नहीं बल्कि विभिन्न जातियों का समूह है। इसमें विभिन्न वो जातियों का समूह है जो कि भारत के अन्य राज्यों में अधिकतर ओबीसी समाज में आते हैं। अंग्रेज सरकार ने 1925 में इस समाज को आधिकारिक तौर पर शिल्पकार के रूप में मान्यता दी थी। मैं बात सिर्फ उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इसमें हरिद्वार और उधम सिंह नगर के क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल नहीं हैं। उत्तराखंड के हम भवन निर्माण की बात करें तो यह सब शिल्पकारों की देन है। गांव में यदि आप जाएं तो प्राचीन काल के जो मकान दिखते हैं उनकी तिवारियां, खोलियां, डंडेरी, नीमदारियां, छज्जे या आंगन चौक आदि सभी शिल्पकारों के पत्थर और लकड़ी पर उनकी कलात्मक जो भी रचनात्मकता थी वह साफ दिखाई देती है। इसी तरह जो प्रसिद्ध मंदिर है, चाहे केदारनाथ जी का मंदिर हो या अगस्त्य मुनि में महर्षि अगस्त्य का मंदिर, गुप्त काशी में विश्वनाथ मंदिर, नारायण कोटि के पास लक्ष्मी नारायण मंदिर, गौरी कुंड में गौरी मंदिर, उखी मठ का ओंकारेश्वर मंदिर, त्रिवेणी नारायण मंदिर, तुंगनाथ में भगवान का मंदिर, इस तरह के बहुत से मंदिर हैं जो अधिकतर शिल्पकारों ने बनाए हैं। गढ़वाल के 52 गढ़ और लगभग इतने ही गढ़ कुमाऊं में भी पाए जाते हैं। इन सभी के निर्माण में शिल्पकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कुलिंदों के राज्य हो या उसके बाद जो भी वहां राज्य बने, चाहे गढ़वाल में पवारों का शासन हो या कुमाऊं में चन्नों का, उनके किले भवन आदि सभी शिल्पकारों की छैनी से तराशे गए थे। यदि हम देव पूजन की बात करें तो जागर जो भी परंपरा रही है वह शिल्पकारों की ही देन है। उत्तराखंड में जीवन से मृत्यु तक जो भी संस्कार होते हैं उसमें शिल्पकारों का अहम रोल रहा है। खासतौर पर ढोल दमाव बजाने वाले औजियों की यह भूमिका सदियों से रही है और आगे भी रहेगी, क्योंकि चाहे बच्चे का जन्म हो या शादी विवाह हो या अन्य जो भी परंपरागत समारोह होते थे उनमें इनकी ढोल दमाव या मसकबाज के बिना ये कार्य अधूरे माने जाते हैं। उत्तराखंड में जब नाथ संप्रदाय पहुंचा तो उनके साथ जो तंत्र मंत्र आए थे वह भी सभी शिल्पकार समाज ने सीख लिए थे और जो भी तंत्र मंत्र की वहां पूजाएं होती हैं उनमें भी शिल्पकार समाज आगे रहा है। शिल्पकार समाज से बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने समाज को
अपना अमूल्य योगदान दिया है। इनमें डोला पालकी के नेता जयानंद भारती, हरिप्रसाद टमटा, खुशीराम आर्य, बलदेव आर्य, बिया टमटा, लक्ष्मी देवी टमटा समेत बहुत से नाम हैं जिनका जीवन अनुकरणीय है। इन्हीं महान लोगों की कोशिश का नतीजा रहा है कि उत्तराखंड के शिल्पकारों को पहली बार 1935 में पुलिस में भर्ती किया गया था और 1941 से इनको सेना में भी भर्ती किया जाने लगा था। अब बात करते हैं उत्तराखंड के शिल्पकार समाज के इतिहास की। उत्तराखंड के प्रथम निवासी या आदिम निवासियों के वंशज ही हैं आज के शिल्पकार। उत्तराखंड के लगभग सभी इतिहासकार मानते हैं कि शिल्पकार यहाँ की प्राचीन आदिम जातियों यानी कोल, मुंड, नाग, दस्यु, किरात, कुलिंद, कंगण आदि जातियों की संतानें हैं। माना जाता है कि जब यह खस आए तो उन्होंने वहां रह रही जातियों को हराकर उन्हें अपना दास बना दिया था। एटकिंसन ने भी लिखा है कि जहां जहां भी खसों के गांव मिलते हैं वहां पर 2-4 परिवार शिल्पकारों के मिल जाते हैं। यह बात अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान या जम्मू या हिमाचल या उत्तराखंड से लेकर नेपाल, सभी जगह जहां खसों के जो भी गांव मिलते हैं, चाहे 2-4 परिवार भी हैं, तो वहां पर 1-2 परिवार अवश्य ऐसे मिलते हैं जो कि शिल्पकारों के हैं। नेपाल में कामी दमाई इसी समाज के तहत आते हैं। यानी अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि सबसे पहले खसों ने ही इन जातियों को अपना दास बनाया था। बाद में जब यहाँ वैदिक आर्य पहुंचे तो हिंदू धर्म का सबसे कलंक वाला कार्य यानी छुआछूत भी यहाँ पहुंच गई थी। वैसे इस मामले में पहले से इस चैनल में कई वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं। उत्तराखंड का जो भी लोक संगीत गीत आज आपको सुनाई देते हैं, वास्तव में प्रारंभिक दौर में यही शिल्पकार इनके रचयिता थे, गायन करते थे और इन्होंने इस विधा को बचा कर रखा। बाद में तो अन्य समाजों के लोग भी गीत वगैरह गाने लग गए थे। यही बात जागरों की भी है। जो लोक जीवन में जितने भी देव स्तुतियां हैं या जो भी लोक गायन देवताओं से जुड़े हैं, चाहे जागर हो या और जागे, यह सब शिल्पकार समाज की ही देन है। इस तरह यदि हम देखें, चाहे शिल्प में हो, मूर्ति निर्माण हो, भवन निर्माण हो या छोटी नहरें कूल गूल निर्माण हो या देव स्तुतियां हो, या सभी कुछ शिल्पकारों ने किया। इसके अलावा राजाओं की जो सेनाएं होती थी, उनके हथियार, तलवारें आदि की यही समाज निर्माण करता रहा है। हिमालय का इतिहास लिखने वाले एटकिंसन ने उत्तराखंड में शिल्पकारों की 25 उपजातियों का उल्लेख किया है। एटकिंसन ने अपने हिमालय गजेटियर में लिखा है कि प्रथम जनगणना 1872 के अनुसार तत्कालीन कुमाऊं एवं गढ़वाल में अनुसूचित जातियों के अंतर्गत 1,04,000 यानी 10% आबादी थी। इन्हें 4 वर्गों में कार्य के आधार पर बांटा गया था, जो उनके आपसी स्तर को भी दर्शाता था। प्रथम श्रेणी के तहत टमटा, बोली, लोहार और आदि थे, जिनकी आबादी लगभग 44,000 थी। दूसरे वर्ग में 11,000 की आबादी के तहत रुड़िया, छिंपार, आगरी, पोहरी व भूल आते थे। तीसरे चरण में मोची, चमार, चुमकिया, उड़किया आदि की आबादी थी, जो कि लगभग 8,000 थी। और चौथे व अंतिम चरण में संगीतज्ञ, नर्तक, वादक, बाजीगर, दर्जी, ढोली, भाट आदि को शामिल किया गया था। आज का उत्तराखंड का जो भी स्वरूप है, उसमें शिल्पकार समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इस योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसलिए उत्तराखंड सरकार से मेरा अनुरोध है कि शिल्पकार समाज में ढोल बजाने की प्रतियोगिताएं करने के बजाय उन्हें आधुनिक काल के हुनर सिखाए जाने चाहिए, जो लोग गांव में रह रहे हैं। बाकी लोग तो समाज के साथ आगे बढ़ ही रहे हैं, देश दुनिया में जा रहे हैं और उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। और यह भी देखने की जरूरत है कि उनके हिस्से का जो आरक्षण का कोटा है, कहीं वहाँ मैदानी क्षेत्र के दूसरे लोग तो नहीं हड़प जा रहे हैं, उनके हिस्से को कोई दूसरा तो नहीं हड़प दे रहा है। यह भी उत्तराखंड सरकार को देखना चाहिए। एक बात
और बता दो कि उत्तराखंड में कुछ देवियां ऐसी हैं जो कि शिल्पकार समाज में जन्मी थी और वे आज पूरे समाज की देवियां हैं। तो यह थे उत्तराखंड के शिल्पकार समाज की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में ऐसे लिखें। आऊंगा जल्दी नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। उत्तराखंड का जो भी लोक संगीत, हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।